और चलिए अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है। ऐसे में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान पर गुप्त सैन्य हमले किए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान के लावान द्वीप स्थित ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। आग लगने की वजह से वहां उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हमला अप्रैल में हुआ, जब ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे। ईरान ने रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने की बात कहते हुए यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए थे। हालांकि यूएई ने इन हमलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को बेईमान बताया। और इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन रवाना हो गए हैं। आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे ट्रंप। युद्ध और हॉर्मुज को लेकर जिनपिंग के साथ चर्चा होनी है, तो ये उनका तयशुदा कार्यक्रम, प्रस्तावित कार्यक्रम, चीन का दौरा। और आज रवाना हो गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन रवाना हुए। और सबकी निगाहें डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को लेकर बनी हुई हैं लगातार। निश्चित रूप से युद्ध और हॉर्मुज को लेकर जिनपिंग के साथ चर्चा की जाएगी। ट्रेड को लेकर चर्चा होगी। अमेरिका और चाइना में ये बखूबी इस बात से वाकिफ है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की स्थिति बनी हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट में, इसके साथ अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध नहीं थम रहा है, जो बातचीत नहीं हो पा रही, इसे लेकर भी अमेरिका शी जिनपिंग के साथ बात करेगा। कैसे अपना पक्ष रखेगा और कैसे ये जो स्थिति है ये आगे बढ़ेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रस्तावित दौरा और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान एक एक करके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूं। शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप की। विकास अबरोल जुड़ रहे मेरे साथ, मेरे सहयोगी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं और मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की रवानगी आज हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो एक नए तरीके से जो है बातचीत शुरू होने जा रही है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि चाइना कहीं ना कहीं मदद जो है वो कर रहा था ईरान की। हालांकि क्या ये सिर्फ एक व्यापार समझौता ही होने जा रहा है या फिर एक अलग तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका द्वारा कि चाइना से किसी तरह से बात की जाए, ताकि जो ईरान को मदद दी जा रही चाइना पे, उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। क्योंकि देखिए अमेरिका भी जानता है कि ईरान जिस तरह से लगातार रिटेलिएशन कर रहा है, बैकफायर कर रहा है अमेरिकन फोर्सेस पे, आईआरजीसी कर रही है जिस तरह से, तो ऐसे में वो जानता है कि सारा सप्लाई चेन जो है वो कहीं ना कहीं चाइना से ही चल रहा है। चाइना ही उसका तेल अभी भी खरीद रहा है इलीगली। कई ऐसे रास्ते हैं इंडोनेशिया के सागर से, खबरें सामने आ रही हैं कि वहां से भी जो है तेल की ब्लैक मार्केटिंग ईरान द्वारा की जा रही है, जो चाइना वहां से लगातार ले रहा है। तो ऐसे में इन सब चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक नई तरह की रणनीति भी हो सकती है अमेरिका की, ताकि उन चीजों को रोक कर ईरान पे दबाव बनाया जाए और कहीं ना कहीं उसको शांति समझौते के लिए प्रेशराइज किया जाए। लेकिन फिलहाल इस दौरे के बाद जो स्टेटमेंट्स निकल के आएंगी अमेरिका की और चाइना की, उस पर नजर रखनी होगी। क्या वाकई ये दौरा सिर्फ एक व्यापारिक समझौते का दौरा है या फिर कहीं ना कहीं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए किसी तरह से चाइना को कोई लुभावनी ऑफर दी जाएगी, ताकि वो ईरान का साथ छोड़ के अमेरिका के साथ है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन कोशिश ट्रंप की यही रहेगी कि वो किस तरह से चाइना को ईरान से अलग करे। जी बिल्कुल देवनाथ जी, अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है वो एक तरीके से ठंडे बस्ते में, बहुत ज्यादा अगर हम देखें एक्टिवली पार्टिसिपेट डोनाल्ड ट्रंप उसमें नहीं कर रहे थे। और लगातार उनकी तरफ से ये कहना कि ये ट्रैश है, कूड़ा है, जो प्रस्ताव भेजा गया इसे हम नहीं मानेंगे। बहरहाल अब इस मीटिंग के दौरान या फिर इस मीटिंग के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो मसला अटका हुआ है अमेरिका ईरान के बीच, इसमें तेजी आएगी? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का मुद्दा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। अरागची ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पिछले हफ्ते ही चीन गए हुए थे, तो जाहिर बात है कि उन्होंने चीन को अपना पर्सपेक्टिव दिया होगा। चीन ने भी अरागची को बताया होगा कि इस युद्ध में ईरान के साथ चीन खड़ा हुआ है। अब क्या चीन ने अरागची को यह बताया होगा कि आप आस्ते आस्ते इस युद्ध को बंद करने की सोचो, और उसका एक ही तरीका है कि ईरान यानी अरागची जो है बातचीत के लिए अमेरिका के साथ अग्रसर हो,
इसके बारे में इस तरह की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अरगजी के रिपोर्ट के बाद चीन से जितने रिपोर्ट आए, इंक्लूडिंग जो ग्लोबल टाइम में आर्टिकल छपे, उसमें सिर्फ ऐसा ही लिखा गया कि अमेरिका जो है पूरे दुनिया को काबू करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका पश्चिम एशिया को काबू करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका की ये चालबाजियां नहीं चलेंगी। लेकिन ग्लोबल टाइम्स से कोई ऐसा हिंट आया नहीं कि चीन ने ईरान को कहा कि बातचीत की तरफ अग्रसर हो। डोनाल्ड ट्रंप जब मिलेंगे शी जिनपिंग से तो अनुमान यह है कि बातचीत जो है वो 90% व्यापार की तरफ ही केंद्रित रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ जितने लोगों को लेके जा रहे हैं, करीबन 60 लोगों को लेके जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि उसमें 30 से ज्यादा जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अमेरिका की जितनी बड़े बड़े 30 कंपनियां हैं, हर एक का सीईओ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रहा है। तो ईरान पे बातचीत बहुत छोटा सा हिस्सा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में। जी डॉक्टर जिताब, निश्चित तौर पर जैसा कि देवनाथ जी भी कह रहे हैं और इस पर हम कल भी चर्चा कर चुके थे कि मेजरली जो बातचीत होगी वो व्यापार को लेकर होगी, लेकिन आपको लग रहा है कि व्यापारिक बातचीत किसी भी तरीके से फायदेमंद होगी और ईरान को लेकर जो है बात हो पाएगी, मैटर सॉर्ट हो पाएगा? क्योंकि अभी तो जिस तरह की कंडीशंस रखी है अमेरिका ने और जो ईरान का कहना है उसमें कहीं पे भी अगर हम देखें लीनियंसी नजर नहीं आ रही, ऐसा लग नहीं रहा कि बात जो है वो सकारात्मक रूप से हो पाएगी। कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि क्या हो जाएगा इस मीटिंग के दौरान जिसके बाद ईरान का रवैया थोड़ा सा अगर हम देखें वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लीनियंट होगा, या फिर अमेरिका ये समझेगा कि मेजरली हमें पहले होर्मुज स्ट्रेट को खोलना है? देखिए मोनिका जी, निश्चित रूप से ट्रंप का दौरा ज्यादा फोकस ट्रेड और टैरिफ पे होगा, क्योंकि आज के डेट में चीन अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में जो पिछले साल का डेटा है 112 अरब डॉलर से ट्रेड सरप्लस में है चीन। तो एक तरह से व्यापार इम्बैलेंस जो कहिए वो है चीन के साथ। तो ट्रंप की कोशिश होगी कि उसको एट पार नहीं तो कम से कम उसको आगे ले जाए, इसीलिए इतनी बड़ी ट्रेड जो कहते हैं कंपनीज के जो सीईओज हैं या और लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ट्रेड एक बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रंप के लिए, और खास करके जब उन्होंने टैरिफ वार जो अभी किया था उसको देखते हुए वो चाहेंगे कि चाइना से कुछ ऐसा बैलेंस किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए। इसके अलावा मिनरल्स की बात है, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उस पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये पूरा एआई का साम्राज्य जो है वो रेयर अर्थ मिनरल पे टिका हुआ है। वैसे में वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा, और निश्चित रूप से ईरान और ताइवान भी बातचीत में आएगा। ईरान में चूंकि ईरान का सबसे बड़ा साझेदार और खरीदार भी चीन है, और चीन इस नाकाबंदी जो अमेरिका ने हॉर्मुज में कर रखी है उससे चीन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। चीन का लगभग 13% जो तेल वो ईरान से आयात करता है अपने कुल आयात का, और ईरान की बात करें तो वहां से 90% उसका तेल सिर्फ चीन को जाता है। चीन ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, तो निश्चित रूप से ईरान तो ये बातचीत में आएगा, भले उसको बोल नहीं रहे हैं उस तरह से बढ़ा चढ़ा के। और ईरान भी चाहेगा, अरागची की विजिट में निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच, चीन और ईरान के बीच टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और वो है भी। तो वहां बातचीत में ये होगा, और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि ईरान में भी प्रॉब्लम तो है, जो महंगाई वहां बढ़ी है, जो इंटरनेट पिछले 75 दिन से बंद है, नौकरी वहां जा रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, तेल की पूरी आवाजाही ठप कर दी है अमेरिका ने। तो आर्थिक नाकाबंदी से ईरान बिल्कुल परेशान है, वो बोले या ना बोले। हाँ, वो एक ऑप्टिक्स तैयार कर रहा है कि भाई हम बढ़त बना के रखे हुए हैं, सो दैट की बातचीत में वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके अमेरिका से। अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम तो है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, इंटरनेशनल कोलिशन की जो बात हो रही है वो भी आगे बढ़ता दिख रहा है। कल इंग्लैंड और यूके और फ्रांस की जो कहते हैं रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में एक 40 देशों की बैठक थी, अभी उसकी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन ईरान ने, यूके ने उसमें साफ कर दिया है कि वो इंटरनेशनल कोलिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रहा है, और वहां पे वो हथियार अपने ज्यादा
हथियार भी देगा। ये भी वो कह रहा है कि जो मल्टीनेशनल डिफेंसिव फोर्स बनेगी हॉर्मुज को एक वो तो कह रहा है वैसे युद्ध होने के बाद, लेकिन वहां पे कल लिथुआनिया ने उसको सपोर्ट कर दिया था अपने 40 सैनिक भेजने का। आज यूके ने कहा है कि वो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे अपने हथियार भी डिप्लॉय करेगा। तो ये दिखा रहा है कि इंटरनेशनल कॉलिशन की भी तैयारी हो रही है। तो ईरान के लिए इतना आसान नहीं है। चीन में बातचीत पे डिपेंड करता है कि ये वॉर शुरू होगा फिर से या कोई बातचीत पे आएंगे दोनों। मनोज जी, आपका क्या पक्ष है इस पर? व्यापार की अगर हम दृष्टि से देखें तो अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, साझेदार हैं। सो ऐसे में उनकी ये साझेदारी, उनकी डिपेंडेंसी हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मदद करेगी? स्वाभाविक है कि व्यापार के साथ साथ जो है स्ट्रेट हॉर्मुज कैसे खुले इस पे जरूर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प ये चाहेगा कि ज़्यादा फोकस जो है इकोनॉमिक पे हो, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा कुछ चाइना जो है इस बारे में कुछ ज़्यादा ढील देने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना का स्टैंड ऑलरेडी पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि क्लियर है कि वो ईरान को किसी न किसी रूप में साथ देगा। और जिस तरह से बार्गेनिंग की बात ट्रम्प जी सोच रहे हैं कि ताइवान को लेकर के में हम जो है डील जो है किया जा सके चाइना के साथ। तो और जिस तरह से अमेरिका का जो एक रिपोर्ट ये भी आया है कि 3 में से 1 रिपब्लिकन ऐसे हैं अमेरिका में जो इस युद्ध के बारे में उनको पता ही नहीं है कि ट्रम्प ने जो है क्यों हमला किया, और अभी तक भी हमें ट्रम्प जो है समझाने में असफल रहा है अमेरिकन को और डेमोक्रेट्स को कि हमला करने का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या अभी तक कितना हासिल कर पाया। और जहाँ तक ट्रम्प और चीन का जो यात्रा ट्रम्प का जो चीन यात्रा है, मुझे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड का इस पे ध्यान लगा हुआ है सभी कंट्रीज का कि किस किस एरिया में जो है ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस हो सकता है। एक बात ये है कि जिस तरह से मनोज जी कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार खुल जाए, उसके बाद तो जो भी बातचीत है वो ईरान और अमेरिका के बीच है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट का जो है अगर हम देखें रिलेशन वो सभी से मेजरली। एक अपडेट जरा साझा कर ले, अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूट सकता है। वो सीजफायर जो पहले वेंटिलेटर पर था, खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बात का जिक्र किया। बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूट सकता है। ईरान पर फिर से बमबारी कर सकता है अमेरिका। ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमले की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी B-1 बॉम्बर से मुमकिन है कि बमबारी जो है वो ईरान पर की जाए, तो ये सीजफायर टूट सकता है। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूट सकता है। ईरान पर फिर से बमबारी कर सकता है अमेरिका। ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमले की आशंका है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी B-1 बॉम्बर जो है वो मौजूद है। यूके देवनाथ जी, क्या ये मुमकिन है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए चाइना, वहां पर बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह का सैन्य टकराव या फिर जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं सीजफायर टूटने की बात कर रहे हैं? मोनिका जी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप चीन में हैं, यानी 16 तारीख तक, 16 मई तक, तो डेफिनेटली 100% कोई हमला ना अमेरिका करेगा ना इजराइल को करने देगा। क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट है, पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ हम बोलते हैं विदेश मंत्रालय, पूरी तरह से अपना मन और अपना ध्यान सिर्फ शी जिनपिंग के साथ जो आगे वार्तालाप है उस पर कंसंट्रेट करना चाहता है। ऐसे में किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान डाइवर्टेड ना हो जाए, इसलिए स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप बोल के गए होंगे कि मेरे पीठ पीछे गलती से भी कोई हमला ईरान पर शुरू मत करना। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जब वापस आ जाएंगे तो क्या वह युद्ध करेंगे, उसकी भी संभावना कम है। क्योंकि जाहिर बात है, थोड़ा सा समय, एक छोटा सा हिस्सा वो शी जिनपिंग के साथ बात करेंगे ईरान के बारे में, और उस दौरान शी जिनपिंग उनसे सिर्फ एक ही संदेश बोलेंगे कि आप कृपया ईरान पर दोबारा हमला ना कीजिए। और शी जिनपिंग से जो ये रिक्वेस्ट आएगी कि आप अमेरिका कृपया ईरान पर दोबारा हमला ना करें, इस रिक्वेस्ट को इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता डिप्लोमेटिक कार्डर में, खासतौर चीन के साथ, कि 16 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग का रिक्वेस्ट सुने कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे,
और 17 तारीख को वापस आने के बाद वो हमला शुरू कर दे, क्योंकि फिर तो चीन भी इसको ऐसे मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के खिलाफ शी जिनपिंग की बात नहीं सुनी है, वरन शी जिनपिंग का अपमान किया है, उनकी बात नहीं रखी है। तो वापस अमेरिका आने के बाद भी कुछ समय गुजरेगा, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की सोचेंगे। लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अमेरिका में पेंटागन बहुत क्लियर है, उसने जो 3 या 4 ऑप्शंस दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए, हर ऑप्शन जो है, क्योंकि मैं फौज में था, मैं बताता हूँ, हर ऑप्शन इस तरह से दिया गया है कि उसमें निहित है, अंडरस्टूड है कि कोई खास फायदा फौजी कार्रवाई से होने वाला नहीं है। ये मिलिट्री कमांडर्स का एक तरीका होता है अपनी सरकार को ना बोलने का, कि आप सरकार का भावना समझते हैं कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं हमला हो, तो मिलिट्री कमांडर्स जो है वो एक हमले का प्रोटोटाइप प्लान बता देते हैं बॉस को, सुप्रीम कमांडर को, लेकिन उसमें निहित होता है कि अरे सर हमला करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा ही कुछ पेंटागन ने अपनी लास्ट 2 ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब वापस लौटेंगे तब भी तुरंत हमला नहीं चालू करेंगे, खासतौर से क्योंकि शी जिनपिंग की दूरबीन रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फोकस। जी यानी कम से कम मिडिल ईस्ट में ये अगर हम देखें संघर्ष जल्दी शुरू नहीं होगा, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर स्थिति मुमकिन है कि वो जस की तस बनी रही है, जो सीज़फायर है ये लंबा खींचे। डॉक्टर अजिताभ, राष्ट्रपति ट्रंप कल चलने से पहले उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम जीते हैं, हम जीत रहे हैं और ईरान अगर नहीं मानेगा तो उसको बर्बाद कर देंगे। ये वर्ड उन्होंने यूज किया, डेसिमेट। तो ये क्लियर है उनकी तरफ से। जहां तक चीन, तो जाने से पहले इस तरह का स्टेटमेंट देना ये एग्रेसिव पोस्चर दिखाता है। दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य तैयारी भी पूरी तरह है और उनकी ऐसी सनक है कि वो डिप्लोमेसी की केयर नहीं करते, वो अपना सेंस, उनको जो दिखता है वो अपनी बात करते हैं। और चाइना के साथ मीटिंग के बीच में ही कुछ ऐसी बातें हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जो उनका ट्रेंड रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो चीन ने भी, जो राष्ट्रपति चीन के शी जिनपिंग हैं, उन्होंने एक 4 सूत्री फॉर्मूला पहले ही दिया था हॉर्मुज को और वॉर को खत्म करने का। उसमें उन्होंने दोहराया था कि हॉर्मुज पे नाकाबंदी हटनी चाहिए, मींस ये दोनों तरफ से हटनी चाहिए, अमेरिका से भी और ईरान से भी। तो ये मामला तो वहां पे ईरान तो लगातार कह रहा है कि हम नाकाबंदी अपनी हटाने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका हटाए। तो ऐसा लग रहा है अभी तो बॉल कोर्ट अमेरिका की अगर हम देखें, अमेरिका के पाले में है ये बॉल, क्योंकि अमेरिका नहीं वहां से नाकाबंदी हटा रहा है। ईरान ने तो पेशकश की भी थी। बिल्कुल, और उसमें देखिए चीन का भी फायदा है, क्योंकि चीन का सारा तेल का व्यापार जो कह लीजिए ठप पड़ा है, तो चीन तो चाहेगा कि अमेरिका हटाए, लेकिन ये ट्रंप की जिद है कि नहीं, पहले वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ठप करे और अपने जो भी उसके एनरिच्ड यूरेनियम है वो हैंड ओवर करे। अब किसको हैंड ओवर, पेच वहीं पे फंसा हुआ है और मुझे लगता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा, जैसे पिछले बार और इस बार भी रूस ने ऑफर किया है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम को रखने के लिए तैयार है, जैसे पिछले बार रखा था। तो हो सकता है फिर ऐसी कोई बात बने कि वो अमेरिका ना रख के एनरिच्ड यूरेनियम फिर से रूस ही रखेगा और इस बीच हॉर्मुज खुलेगा। ये एक बीच का समाधान मुझे होता दिख रहा है। मनोज, डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका कहें सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर अटैक अभी नहीं करेगा ईरान पर, जब तक वो चाइना में, जिस तरह से हम अभी इंटरप्रेट कर पा रहे हैं पूरी तस्वीर। लेकिन इन सब के बीच जो ऑपरेशन फ्रीडम है और उसके तहत जो नेटो कंट्रीज हैं, बाकी देश हैं, वो धीरे धीरे अगर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हैं हॉर्मुज में, तो वो तो पॉसिबल है। अमेरिका का कोशिश है कि यूरोपियन नेशंस और नाटो के कंट्रीज के साथ फिर से जो है इस बात पे मंजूर कराया जाए कि किसी न किसी रूप में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनका एक्शन हो। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि यूरोपियन नेशन ने हाँ भर दिया हो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनका एक्शन एक जॉइंट रूप में होगा। और जिस तरह से एक हम लोग देख रहे हैं कि
यूक्रेन और रशिया के बीच जो सीज फायर था वो अब खत्म हो गया है। अब रशिया ने फिर से जो अटैक किया है उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रम्प बहुत खुश थे कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हुआ है और वो कोशिश कर रहे थे कि सीज फायर कंटिन्यू रहे, लेकिन इसमें भी जो है असफलता मिला है। तो ये भी एक लग रहा है कि चाइना को किसी न किसी रूप में एक प्रेशर दिया जाए या बताया जाए कि आप रशिया को बताइए कि वो जो युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन में उसको लेकर के भी कुछ अगर सफलता हासिल हो जाता है ट्रम्प तो ये भी एक बड़ी बात होगी। और अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि नाटो कंट्रीज जो है वो खुलेआम अमेरिका को साथ देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने में। ठीक है, इन सब के बीच देखिए सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आपको बता दें। सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं, यानी कि ईरान जिस तरीके से कह रहा है कि परमाणु समझौते पर बाद में बात करेंगे, वो मंजूर नहीं है। ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सीज फायर अब अपने अंतिम चरण में है, मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। विकास, ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे ईरान को या फिर सीज फायर अपने अंतिम चरण में है, अब इसके क्या मायने हम निकालें कि सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा और डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि चाइना विजिट के बाद जो है बहुत कुछ बदलने वाला है, ये तय होगा कि इसके बाद सीज फायर को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं? अनम्यूट कर लीजिए विकास। विकास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी, ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर अब अपने अंतिम चरण में, ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं, अब ये क्या इसके मायने निकाले कि चाइना विजिट ही सब तय करेगा कि इसके बाद सीज फायर को एक्सटेंड करना है या नहीं, या फिर हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना विजिट से? बात सही है कि हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड में हो रहा है इसके कारण, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन कुछ खास अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कोई अगर जॉइंट डिक्लेरेशन हो चाइना में, और इसको लेकर के मुझे लग रहा है जर्नलिस्ट जो है ज़रूर पूछना चाहेंगे फिर से ट्रम्प से कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कोई चाइना से बात हुई। तो ये भी एक लगता है कि बहुत मुद्दा रहेगा बहुत दोनों के बीच में। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वह फिर से जो है अमेरिका ने फिर से धमकाया और चाइना को ईरान को कि फिर अटैक किया जाएगा, और सीज फायर जिसके बारे में ट्रम्प पिछले कुछ दिनों से बोला जा रहा है कि बहुत डेंजर जोन में है, कभी भी सीज फायर खत्म हो सकता है। हाँ। लेकिन जिस तरह से हम ईरान के साइड्स भी अगर देख रहे हैं कि वहाँ के लीडरशिप जो सेकेंड लीडरशिप में, शायद अगर फर्स्ट लीडरशिप ईरान का होता जिनको कि मार दिया गया अमेरिका द्वारा, तो कुछ हम लोग आशा कर सकते थे कि हो सकता है कि ईरान जो है कुछ मान भी जाए, जैसे एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के या बम नहीं बनाने को लेकर के। लेकिन जो सेकेंड लीडरशिप जो ईरान का है वो बहुत ही कट्टरपंथी के रूप में माना जा रहा है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं होगा आने वाले समय में। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान में जो सपोर्ट अब ऐसे में क्या ये मुमकिन है, यूके देवनाथ जी, जैसे कि हम चाइना विजिट का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि ईरान में लीडरशिप बाकी नहीं है जो डिसीजन ले, सो अब डोनाल्ड ट्रंप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं कि जो डील डायरेक्ट नहीं हो पा रही है ईरान और अमेरिका के बीच, वो डील वाया चाइना हो जाए, क्योंकि अभी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ईरान में लीडरशिप कौन है, उनसे क्या बात करें, और बार बार हम देख रहे हैं कि सब कुछ शून्य पर आकर टिक जाता है। हाँ मोनिका जी, क्या चीन मध्यस्थता करने में लीड ले सकता है? डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें दिखाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई है अग्रसर नहीं हो पाई है सही तरीके से। लेकिन चीन ने बार बार ये हिंट दिया है कि वह मध्यस्थता करने के लिए उत्सुक नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि चीन को मालूम है कि अगर वो ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की कोशिश करता है तो चीन की डिप्लोमेटिक कैडर का बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा समय इस मुद्दे पर खर्च हो जाएगा। चीन किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि वह अपनी जो रिसोर्सेज हैं, डिप्लोमेटिक कैडर जो है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो एडवाइजर्स हैं, उनका समय
ईरान युद्ध पर खर्च हो, क्योंकि चीन का बहुत क्लियर आइडिया है कि इसमें चीन ना ईरान का साथ खुलेआम दे पाएगा, क्योंकि फिर अमेरिका बात नहीं सुनेगा। और इसी तरह से चीन को पहले से ही आइडिया है कि अगर वो अमेरिका की तरफ थोड़ी सी तरफदारी करेगा बातचीत के दौरान, तो फिर ईरान नाराज हो जाएगा। तो चीन को पूरा आइडिया है कि अगर वो मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा तो उसे हासिल कुछ नहीं होगा, या तो अमेरिका नाराज रहेगा या ईरान नाराज रहेगा। यानी चीन के लिए वहां पर कुछ मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान को क्या लालच था ये समझना पड़ेगा। मध्यस्थता करने के बाद पाकिस्तान ने ये सोचा था कि उसको मुस्लिम देशों में जो एक लीडरशिप का रोल है वो थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाएगा। पाकिस्तान ने ये आशा की थी कि अगर सीज फायर साइन हो जाए करा देगा पाकिस्तान, तो ईरान भी पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा कच्चे तेल और गैस के सप्लाई के बारे में। और पाकिस्तान ने आशा की थी कि अगर सीज फायर पाकिस्तान साइन करवा देता है, ईरान को कन्विंस कर लेता है अमेरिका की बात मानने के लिए, तो अमेरिका से भी 5 बिलियन 10 बिलियन पैसे मिल जाएंगे। लेकिन चीन को इस तरह की कोई भी लालच नहीं है, लालसा नहीं है। चीन ने जो कुछ दुनिया में हासिल करना है वो अपने बलबूते पर हासिल कर रहा है। तो चीन की डिप्लोमेटिक कैडर जो है इस दलदल में फिलहाल फंसना नहीं चाहेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर अच्युताब, आपको क्या लग रहा है अभी जो हम स्थिति जिससे हम लगातार बात कर रहे हैं, चाइना विजिट का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा सिनारियो जो एक तरीके से अगर हम देखें स्टेगनेंट पोजीशन पर आ गया है, अभी कुछ लग नहीं रहा, कोई मूवमेंट लग नहीं रही है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें तेजी कब आएगी? हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से महंगाई जोर पकड़ रही है। हमारे खुद के देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील कर रहे हैं, और ये ज्यादा वक्त नहीं है जब ये वैश्विक संकट जो है बड़ा हो जाएगा। सो ऐसे में ईरान और अमेरिका के भरोसे ही छोड़ देना कि वो समझौता आपस में कर लेंगे, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं। अब इस सिनारियो में क्या आपको नजर आ रहा है, किस तरीके से तेजी आएगी? अगले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो विजिट है चीन की, निश्चित रूप से वहां मुद्दे उठेंगे और उस पर कोई ना कोई प्रोग्रेस होगा। देखिए यहाँ पे दो अभी मेजर जो स्थिति आ गई है अभी के डेट में, कि एक तो मेडिएटर की और दूसरा गारंटर की। मेडिएटर में पाकिस्तान पे अब सवाल उठने लगे हैं, उसका डबल गेम एक्सपोज हो गया है। वो एक तरफ से उसने 6 ट्रेड रूट ईरान को खोल के दिए हैं। एक तरफ तो देखिए कि अमेरिका उसकी नाकेबंदी कर रहा है और पाकिस्तान उसको खुला छूट दे रहा है ईरान को। तो ये डबल गेम। दूसरी तरफ जो ईरान के कई युद्धक विमान भी पाकिस्तान में पाए गए हैं, तो ये भी पाकिस्तान के रोल को एक्सपोज कर रहा है। और अमेरिका में इस तरह की बातें मीडिया में भी चल रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और कई अन्य ने ऐसी हाईलाइट की है कि पाकिस्तान और वहां के पॉलिटिशियंस ने भी, कि पाकिस्तान को हटाना चाहिए मध्यस्थ से, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। वो शायद अमेरिका की बात, राष्ट्रपति का जो जज्बा है और जो मिजाज है वो प्रॉपर कन्वे नहीं कर रहा है ईरान को, और इसलिए देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट भी है। और वो जो जिस तरह से होना चाहिए इसको प्रेजेंटेशन, वो पाकिस्तान नहीं कर। तो ये पाकिस्तान के लिए छीछा लेदर वाली बात हो गई कि उसका जो दोमुहा चरित्र है वो एक्सपोज हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि यूएई ने भी इस वॉर में अभी तक डिफेंस तो वो कह रहा था, लेकिन जो खबरें आई हैं कि यूएई ने अटैक किया है ईरान पे बीच बीच में, और मार्च के महीने में इवन सऊदी ने भी ईरान पे अटैक किया है। तो ये दिखाता है कि दोनों तरफ से गल्फ के देश भी अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहे हैं, ये लोग भी अटैक गाहे बेगाहे किए हैं। तो हो सकता है अमेरिका के सपोर्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा सफरर यही दोनों गल्फ के देश रहे हैं, हो सकता है ये ऑलरेडी अमेरिका के साथ तो पहले से आ रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे थे, अब वो खुल के भी आए। और ये ईरान के लिए एक दुःस्वप्न होगा, क्योंकि अगर खाड़ी के देश ईरान के अगेंस्ट में खुल के आते हैं, पाकिस्तान सबड्यूट हो जाता है, तो निश्चित रूप से ईरान पूरी तरह से घिरता दिख रहा है। उधर जो यूरोप के देश हैं वो भी कॉलिशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें अब ज्यादा से ज्यादा देश आ रहे हैं, क्योंकि 40 देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो कल होनी थी, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं
वो भी अब पैरेलली खड़ा हो रहा है। उसमें मेरी तरफ से एक यही उम्मीद की जाएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को साथ लेके चला जाए, तो जो एक लेजिटिमेसी कहते हैं, जो एक लीगल कह लीजिए रुख है, वो भी होगा कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ये छुड़ाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया। हम बस एक अच्छा समझौता कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान की सेना खत्म हो चुकी है, समझौता ईरानी लोगों के लिए अच्छा होगा। जो समझौते का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये समझौता ईरानी लोगों के लिए अच्छा होगा। सेना खत्म हो चुकी है और हम एक अच्छा समझौता कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। विकास, ईरानी लोगों का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर रहे हैं। पहले भी उन्हें ईरानी लोगों की बहुत चिंता थी, और अब जिस समझौते की वो बात कर रहे हैं, इसमें क्या ईरानी लोगों के लिए अच्छा होगा? देखिए, कहीं ना कहीं वहां पे भी सब जानते हैं कि आईआरजीसी का पूरा होल्ड है, और वहां पर जो तबका जो शांति चाहता है या जो आईआरजीसी को पसंद नहीं करता है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो लोग भी खुलकर सामने आए और एक जो राजनीति है वहां की उसको पूरी तरह से चेंज करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि वहां पर तख्ता पलट होगा, वहां पर जो अभी नेता हैं उनके खत्म हो चुके, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं वो उन लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि वो आगे बढ़कर आए। दबे सोच में संदेश है, और कहीं ना कहीं अमेरिका उसका साथ देगा। हालांकि अमेरिका कितना साथ देगा, कब देगा, ये बात एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करेगा। लेकिन फिलहाल जो आईआरजीसी को काउंटर करने के लिए जहां से गल्फ कंट्री से आगे पीछे से हर जगह से दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक रणनीति है, ताकि अंदर खेमे से ईरान के अंदर से ही लोगों को खड़ा किया जा सके, जो ईरान के खिलाफ बोले, जो आईआरजीसी की जो और जो वहां की डिप्लोमेटिक अभी सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ बोले, ताकि कहीं ना कहीं एक उस चीज, जब वो चीज बाहर निकलेगी, बगावत के सुर जब बाहर निकलेंगे, तो अमेरिका को अपर हैंड होगा ईरान पर ज्यादा तीखे हमले करने का, जिससे वो पूरी तरह से इस आईआरजीसी को और इस सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सके। तो कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढ रहा है वहां पर हमलों को तेज और इस आईआरजीसी को खत्म करने का, जो वो चाहता है कि वहां के लोगों से शुरुआत हो। लेकिन फिलहाल क्या इस समय वो हालात बने हुए हैं? क्या आईआरजीसी जिस तरह से लोगों को ओवर पावर करती है वहां के ऐसे एक खेमे को, क्या आईआरजीसी इतनी वीक है वहां पर कि वो लोग सामने आ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसमें। बिल्कुल। यूके दिलनाजिया पे जैसे जिक्र किया है रिपोर्ट का, यहाँ पे डॉक्टर जिदाब ने भी यूएई की बात की, सऊदी की बात की, उन्होंने भी अटैक किया है। अब ऐसा लग रहा है कि कूटनीति काम नहीं आएगी इस पूरे मसले को सॉर्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं ताकत ही अंत में जो है काम आएगी। यानी कि एक तरफ ईरान पर मिडिल ईस्ट के देश ही, अगर हम देखें, वो डिफेंसिव मोड में थे, वो अटैकिंग मोड में, उसके बाद हम इस कोalition का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद अमेरिका तो निश्चित तौर पर लगातार ये कह ही रहा है कि भाई ये जो सीज फायर है वो अब वेंटिलेटर पर है। सो ऐसे में क्या ये स्थिति कि डोनाल्ड ट्रंप को लगे कि बात से नहीं अब जो है काम बनेगा और युद्ध के जरिए स्थिति बनेगी? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल का दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो दोबारा से ईरान पर हमले शुरू करें। क्या गल्फ कंट्रीज फिर से ईरान पर हमला करेगी? देखिए, गल्फ कंट्रीज की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, या जो उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, वो अंग्रेजी में ज्यादा शब्द है अच्छा, इनसिग्निफिकेंट। यानी एक उनका जो मिलिट्री कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर है। उससे युद्ध की दिशा और दशा पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज है कि क्या ये 40 देश का कोलिशन युद्ध में कुछ भी कर पाएगा? इनका रोल बहुत क्लियर है। पहली चीज तो ये 40 देश जो हैं नाना कर रहे हैं अभी तक। इनमें से क्या कोई अपनी मिलिट्री यानी नेवी के शिप्स को गल्फ कंट्रीज में भेजेगा? अभी तक उसके कोई खास इंडिकेशन नहीं आए हैं। और चलो माना इंग्लैंड ने एक वॉरशिप और जर्मनी ने एक वॉरशिप भेज दी, तो 60 वॉरशिप अमेरिका के ऑलरेडी अरब सागर में डिप्लॉयड हैं, ओमान की खाड़ी में डिप्लॉयड हैं। 2 शिप और आ जाएंगे जर्मनी से या इंग्लैंड से, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो मैं नेवल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। और डेफिनेटली ये जो शिप्स आएंगे, अगर आए तो जर्मनी से या इंग्लैंड के शिप, क्या ये ऑफेंसिव कार्रवाई करेंगे? क्या ये अपनी जो मिसाइलें हैं, शिप्स के कैप्टन हैं, क्या उनके पास कोई आदेश होगा कि वो उसको ईरानियन ठिकानों के विरुद्ध लॉन्च करें? बहुत दूर की कौड़ी है।
हाँ, ये हो सकता है कि जिस दिन युद्ध बंद होगा हाँ, या जिस दिन ईरान परमिट करेगा, हाँ। उस दिन ये जर्मन या ब्रिटिश जो शिप्स हैं वहां जाकर माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस, यानी समुद्र की सतह पर जो सुरंगें बिछाई हुई है ईरान ने, हम्म। उसको क्लियर करने के लिए देवनाथ और जी, अभी जो जब शिपिंग फ्रांस लेन का है शिप उसको वहां क्लियर पर करने गया में है और उसके बाद ईरान ने चेताया कि अगर इस तरीके की सैन्य गतिविधियां बढ़ेंगी तो फिर परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तब इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भाई युद्धपोत भेजने का हमारा इरादा नहीं है, हम एस्कॉर्ट करने के लिए जहाज भेज रहे हैं, स्थितियां जो है अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन ईरान के अंदर इनसिक्योरिटीज तो होंगी ना, भले ही उनकी मंशा ना हो नेटो कंट्रीज की, बाकी देशों की कि वो ईरान पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन अगर उनकी मौजूदगी बढ़ती है तो इनसिक्योरिटीज तो होंगी ना। हाँ मोनिका, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान जो है अप्रहेंसिव है, थोड़ा चिंतित है। लेकिन देखिए, अरागची बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि दुश्मन पैदा नहीं करने हैं। तो यूरोप के जो देश हैं उनका अभी तक ईरान के प्रति जो रवैया रहा है, या तो सकारात्मक रहा है, दोस्ताना रहा है। यूरोप के देशों को अरागची किसी भी तरह से इमेजिनेबल थ्रेट समझकर दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, ईरान चिंता जाहिर करेगा, लेकिन यूरोप के देशों को वह नाराज नहीं करना चाहेगा। जितने बयान आ रहे हैं ईरान से, बहुत ही नपे तुले बयान आ रहे हैं। ईरान को मालूम है कि युद्ध के दौरान और खासतौर से जब युद्ध बंद हो जाएगा, उसको यूरोप के देशों की दरकार है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पर, और सबसे बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग फोरम है वहां पे ईरान को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे भी यूरोप के सारे देश, अगर आप देखें 40 दिन के युद्ध के पहले, युद्ध के दौरान और अभी सीजफायर के दौरान, सभी जो देश हैं वो मोरलेस ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। अमेरिका को किसने दुनिया में क्रिटिसाइज किया? आप अगर देखें, एशिया के देशों ने, किसी ने अभी तक अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं किया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आपने बंद कराया है। अफ्रीका के देश तो बेचारे किसी तरह से जिंदा है, उनको ऑक्सीजन की कमी है। यूरोप के देश एकमात्र देश हैं, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, जिन्होंने कि अमेरिका की निंदा की है पिछले 2 महीने। तो ईरान इन देशों को जानबूझकर शत्रु नहीं बनाने की कोशिश करेगा। तो ईरान के बयान बहुत नपे तुले आ रहे हैं। ईरान यूरोप के देशों को अपना मित्र देश मानते हैं। ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। ट्रंप के बयान पर ईरानी स्पीकर गालिबाफ की दो टूक। ट्रंप के स्टेटमेंट पर ईरानी स्पीकर गालिबाफ की दो टूक। ईरानी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं, गालिबाफ की तरफ से कहा गया। हमारे जवाब से दुश्मन हैरान रह जाएगा। वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जब भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट आता है तो ईरान भी रिटालिएट करता है। ईरान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जो है आते हैं और ये साफ तौर पर कहा जाता है कि ईरानी सेना को कमतर ना के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और हर विकल्प के लिए तैयार है, ये भी कहा गया है। इसके साथ हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन। मनोज जी, अभी देवनाथ जी जिक्र कर रहे थे कि यूरोपियन कंट्री से नहीं चाहेगा ईरान की वो दुश्मनी ले, वो क्योंकि जाहिर समर्थन भी आपको बड़े पैमाने पर चाहिए ऐसे में। लेकिन आप ईरान ये समझ चुका है, क्योंकि वो हर एक मोड़ पर लगातार जो अरब कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनसे वो लगातार ये कह रहा है कि भाई आप अमेरिका का साथ ना दें, आप अमेरिका को बेस ना बनाने दें। ये समझना होगा, क्योंकि अमेरिका ने जब हस्तक्षेप करना शुरू किया तभी यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो खराब हुआ है। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट यूएई और सऊदी अरब ने अटैक किए, इसके बाद इस युद्ध में हम लोगों ने देखा कि ईरान का जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स रहा है बहुत ही अच्छा तरह से काम किया है, इफेक्टिवली काम किया है। किसी भी देश के साथ उनका कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि जो ईरान के खिलाफ हो। हम लोगों ने देखा कि जब सीज फायर के समय भी ईरान ने जो है सऊदी अरबिया से भी बात किया था, यूएस से भी किसी न किसी रूप में बात किया था, कतर से भी किया था। तो ईरान का जो एटीट्यूड रहा है कि सभी कंट्रीज को कॉन्फिडेंस मिले और एटलीस्ट ऐसा ना हो कि ईरान का ही गलती को पॉइंट आउट करे, खास करके मिडिल ईस्ट में हम लोगों ने देखा। जहाँ तक यूरोपियन नेशंस की अगर बात करें, चाहे नाटो कंट्रीज की भी हम बात करें, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोगों के व्यूज पे जो है रिस्पेक्ट किया जाता है। आप जैसे नॉर्मली
मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे किंग्स रूल है, वहाँ पे जनता का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना कि किंग्स का, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट वे में वार्ता कर लेते हैं, कोई डील कर देते हैं। लेकिन यूरोपियन नेशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। वहाँ पे जैसे ही कोई लगेगा कि इलॉजिकल हो रहा है, हालांकि शुरू से ही यूरोपियन नेशन ने कहा कि आपने ईरान पे हमला क्यों किया, अगर किया भी तो आपने यूरोपियन कंट्रीज को या नाटो कंट्रीज को आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, या कंसिडरेशन में क्यों नहीं किया, वार्ता क्यों नहीं किया। हम लोगों ने देखा कि सेकेंड टर्म जो ट्रम्प जी कर रहा है, इसमें ये रहा है कि यूरोपियन नेशन पे अटैक पूरा किया था, नाटो कंट्रीज पे पूरा अटैक किया, और हम लोगों ने देखा यूक्रेन को भी जो है वो एक बेइज्जती के रूप में बेइज्जत भी किया था। तो यूरोपियन नेशंस में जो है एक आक्रोश भी है अमेरिका को लेकर के, और अमेरिका का ये भी एटीट्यूड रहा है कि यूरोपियन नेशन को झुका के रखो। तो ये भी यूरोपियन कंट्रीज ये भी सोच रहे हैं कि जब अब ज़्यादा जो है हम नहीं झुकेंगे। हम देख रहे हैं कि किसी न किसी रूप में इटली के प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट आया था, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अमेरिका के खिलाफ भी स्टेटमेंट आया है। तो यूरोपियन नेशन जो है झुकने वाला नहीं है। उसको लगता है कि ट्रम्प 2 साल और रहेंगे, लेकिन अमेरिका से जो रिपब्लिकन के दूसरे अगर लीडर आएंगे, चाहे डेमोक्रेट के जो अगर सरकार बनती है, तो फिर से अच्छा रिलेशन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डेमोक्रेसी होने के कारण जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है ट्रम्प के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि हम ईरान के लोगों के बारे में सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रम्प अपने लोगों के बारे में अगर सोचते, जिस तरह से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, तेल का भाव बढ़ रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज का वहाँ पे भाव बढ़ रहा है, तो ज़्यादा ट्रम्प के लिए अच्छा होगा। और आने वाले इलेक्शन में जो है ट्रम्प का जीत भी हो सकता है, नहीं तो आने वाले समय जो है ट्रम्प के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है अगर वो कांग्रेस में हार जाते हैं। बिल्कुल। इन सब के बीच देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बना हुआ है। यूए की तरफ से बड़ा एक एक्शन हुआ है मिडिल ईस्ट में। तनाव के बीच यूए का बड़ा एक्शन, हिजबुल्लाह से जुड़े 16 लोगों और 5 संस्थाओं पर बैन लगाया गया है। हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों पर यूएई ने बैन लगा दिया है। तो ये का बड़ा एक्शन जो है वो यूएई की तरफ से लिया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बना हुआ है। हिजबुल्लाह से जुड़े 16 लोगों और 5 संस्थाओं पर बैन लगाया गया है। हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों पर यूएई ने बैन लगा दिया है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह को लगातार निशाने पर इजराइल हुआ है। इन सबके बीच ये बैन यूएई की तरफ से। डॉक्टर जिताब, इस पर कमेंट आपका। देखिए, यूएई ने जो आप लेटेस्ट अभी लेबनान के कुछ हिजबुल्लाह के ग्रुप पे और इंडिविजुअल पे लगाया है, ये चीज तो यूएई पहले से कर रहा है। मैं उस एरिया में रहा हूँ, आई एम अवेयर ऑफ कि ईरान पे बहुत ज्यादा ईरान की डिपेंडेंसी थी यूएई पे, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए, और तो और जो चीन वगैरह से सामान जाता था वो भी ईरान को यूएई के पोर्ट से ही जाता था। तो यूएई ने और पहले ही ये सारे एक्शन लेके ईरान के इन सब व्यापार जो होता था, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता था, उसके अलावा ईरान के लोगों को भी वीजा कैंसिल कर दिया, उनको वापस भेज दिया। तो यूएई तो बहुत एग्रेसिव रहा। देखिए, हालात हाँ को ना बदलने में देर नहीं लगाते, और हालात ऐसे बन रहे हैं। 2 मैं एग्जांपल दूंगा कि एक तो आप देख लीजिए, जो आर्थिक नाकाबंदी से जो पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, आर्थिक महामारी का दौर चल रहा है, उससे विश्व के देश सोचने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो कानून कहता है, UNCLOS जो यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सीज हैं, उसमें भी ये प्रोविजन है, हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटरवेज है, उस पे अधिकार नहीं क्लेम कर सकता है ईरान। तो वहां भी कानूनी रूप से भी और आर्थिक रूप से भी विश्व के देश अब सोचने पे मजबूर हैं। दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि जो गल्फ खाड़ी के देश हैं, वो भी अब उनके भी स्टैंड बदल रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कल ही कतर ने, जो कतर एक तरह से सॉफ्ट था ईरान के फेवर में, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने कल बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय वाटरवेज है, ईरान इसे नहीं बंद कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा है ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉर्मुज को खोला जाए और ये इंटरनेशनल व्यापार यहाँ से और तेल की आवाजाही हो। तो ये देखिए, ईरान के उलट है। ईरान कहता है कि रीजनल है और हम इसको आपस में सल्टेंगे, लेकिन कतर भी कल यूएई और सऊदी के साथ जुड़ गया
बहरीन और कुवैत पहले से अलग है। जो अभी तक कह रहे थे कि हम अपने एयर स्पेस को, अपने बेसेस को अमेरिका को नहीं यूज करने देंगे, इससे अमेरिका की थोड़ी सी चिंता थी। अब वो शायद खुल के आएंगे, और अगर इन कंट्रीज का सपोर्ट अमेरिका को मिलेगा उनकी धरती को यूज करने में, उनके बेसेस को, एयर स्पेस को यूज करने में, तो इनकी सैनिक इनको नहीं चाहिए अमेरिका को। उनका एयर स्पेस और एयर बेस काफी है ईरान को नस्तनाबूद करने के लिए, और शायद उसके लिए ये लोग तैयार हो जाएं। तो ये सारी जो चीजें दिख रही हैं, जो आर्थिक प्रेशर बना हुआ है, जो माहौल इस तरह का है, वैसे में ये सारे देश अब ईरान के अगेंस्ट में खुल के आने की तैयारी है। दूसरी तरफ आप देखिए, जो इंटरनेशनल कॉलिशन अभी तक नाना था, अब वो भी हाँ होता दिख रहा है। आप देख लीजिए कि 40 देशों का पहले विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, अब वो बढ़ के डेवलपमेंट होके विदेश से अब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, और कुछ देशों ने हामी भर दी है मल्टीनेशनल फोर्सेस की। भले वो कह रहे हो डिफेंसिव ही नेचर है वो, लेकिन इस तरह का डेवलपमेंट तो हो रहा है। तो ऐसे में ईरान के लिए ये ज्यादा प्रेशर का काम कर रहा है, और ट्रंप अपनी बार बार जो कह रहे हैं कि हम उसको बर्बाद कर देंगे, भले ही गालिबाफ ने कहा है कि हम तैयार हैं और हम छोड़ेंगे नहीं, ये सारे ऑप्टिक्स है, नैरेटिव्स है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर के लिए है, लेकिन अब शिकंजा ईरान पे कसता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और विकास, अगर हम देखें यही शिकंजा अब जो है काम करेगा, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं, ईरान ने गलत किया है, इंटरनेशनल वाटर पर आप कब्जा नहीं कर सकते, तेल की बहाली यहाँ से होनी चाहिए, ये तमाम तरह के। हालांकि ईरान लगातार ये कह रहा है कि हमारा रीजनल मैटर है ये, ऐसे में कानून का उल्लंघन अमेरिका द्वारा किया गया है। लेकिन जैसे कि जिक्र किया डॉक्टर जिताब ने कि कतर और बहरीन भी अगर इस तरह की, यानी कि घरेलू रूप से भी अगर आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, आपके खिलाफ हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है, इसका दबाव बड़ा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, वो कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो अब साफ साफ सामने आती दिख रही है कि अपने तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हर देश अपने तरीके से बता रहा है कि ये ठीक है, ये सही है, लेकिन देखा जाए तो उसका असर जो है पूरी दुनिया पे हो रहा है। और ट्रंप ने जाने से पहले, चीनी जाने से पहले ये भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान के साथ समझौते के लिए जिनपिंग की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक दबाव की नीति है, एक दबाव की रणनीतिक नीति है, वो बनाई जा रही है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से, चाहे यूएस हो या ईरान हो, पोर्ट्स को लेकर ही सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं, और यूरेनियम को लेकर ही बातें अटकती नजर आ रही हैं। बाकी चीजें कोई इतने बड़े मसले नहीं है, उनको जो है कहीं ना कहीं आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता है। लेकिन दोनों देश यही पे, इसी चीज पे अटके हैं कि एक कह रहा है कि पोर्ट खोला जाए, दूसरा कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए। इसी को लेकर कहीं ना एक पेज जो है वो अड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये पेज जो है लगातार बना रहेगा। देखिए, जितना मर्जी ये बात कर ले कि जो है शांति समझौते की बात चल रही है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी चल रही है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जो है वो समझौता चल रहा है, इस तरह के बयान, और यूएस की, ईरान की तरफ से कि हम सरप्राइज कर देंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, डबल ताकत से लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं शांति समझौते के आसार नहीं है, शांति समझौते का अंदेशा नहीं है। ये जो बातें हैं युद्ध की तरफ ही लेके जा रही हैं, और ये युद्ध ही होगा। लेकिन इस समय अब सब देशों को मिलकर एकजुट होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यूएस ईरान को बिठाकर बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो खुद ही फंस गया है। अब ना ही उस पर ईरान विश्वास कर रहा है, ना ही यूएस विश्वास करेगा। तो ऐसे में किसी ने बड़ी कंट्री को, चाहे भारत हो, चाइना को तो सीधा सीधा बाहर ही कर दिया है अमेरिका ने, रशिया को, किसी ना किसी, भारत या रशिया, किसी ना किसी को बीच में आना पड़ेगा, और ये बात करनी पड़ेगी, तभी समझौता होगा। ठीक है, एक अपडेट जरा साझा कर ले। अमेरिका का ईरान के तेल टैंकर पर हमले की खबर आई है। दक्षिणी ईरान के पास जहाज पर यह अटैक हुआ है। अमेरिकी नेवी ने जहाज को निशाना बनाया था, जहाज से 2 दिन बाद भी धुआं उठ रहा है। तो सीजफायर के दौरान भी लगातार इस तरह के अटैक्स हमने देखे। अमेरिका के ईरान के तेल टैंकर पर यह अटैक, और ये तस्वीरें 2 दिन बाद भी धुआं उठ रहा है। यूके देवनाथ जी। मोनिका, देखो, अमेरिका ने बहुत क्लियर किया है कि जब अमेरिका कहता है सीजफायर है, उसका सिर्फ इतना ही मतलब है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ईरान की मुख्य भूमि, मेनलैंड पर हमला नहीं करेगा, यानी तेहरान और उसके आसपास जो मिलिट्री ठिकाने हैं उन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने बार बार ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा है कि अगर कोई भी ईरानियन शिप उसको पर्शियन गल्फ में दिख गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से घूमकर ओमान की खाड़ी की तरफ दिख गया,
तो फिर वह उसको इंटरडिक्ट करेगा, रुकेगा और उस पर कब्जा करेगा, उस पर हमला करेगा। तो इसी पॉलिसी के तहत ईरानियन शिप्स जो भी अभी दुनिया के दूसरे देशों से वापस लौट रही हैं जी। उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल बहुत क्लियर हैं कि ईरान के ऊपर जो मेन हमला करना है, जैसे कि हम 40 दिन के युद्ध के समय देखे कि एक एक हमले में 300 जहाज का इस्तेमाल हो रहा है। वो हमला फिलहाल कब लॉन्च करना है इसके बारे में अभी कोई मनस्थिति बनी नहीं है पेंटागन में। ये बहुत जरूरी है समझना कि पेंटागन, CIA सब बार बार इस तरफ हिंट दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप युद्ध के बजाय बातचीत पर ज्यादा यकीन कीजिए। अब बातचीत आगे चलाने का जो दारोमदार है अमेरिका पर है। अमेरिका ये सोचे कि हिंदुस्तान में बातचीत होगी, नहीं होगी। अभी भारत सरकार के पास 1000 दूसरे चिंताएं हैं। बातचीत क्या चीन के में होगी? पक्का नहीं होगी। शी जिनपिंग ने इस तरह का कोई हिंट नहीं दिया अभी तक। तो बातचीत के लिए एकमात्र टेबल जो है या होटल अवेलेबल कहाँ है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भले किसी को वो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वही ऑप्शंस अवेलेबल नजर आ रहा है। अमेरिका इसराइल के खिलाफ ईरान के हुंकार, अमेरिका के खिलाफ ईरान के सड़कों पर लोग उतरे हैं। ईरान सरकार और सेना के समर्थन में प्रदर्शन। ईरान के उत्तरी शहर सारी में लोगों ने प्रदर्शन किया है और अमेरिका और इसराइल को चेतावनी भी दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मनोज जी, भले ही अमेरिका ये कह रहा हो कि ईरान के समर्थन में, ईरान के लोगों के हित में हम ये समझौता कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं। संक्षेप में रखिएगा। स्वाभाविक है, हम लोगों ने शुरू से ही देखा है कि ईरान के लोगों ने IGRC के समर्थन में जो है एक प्रदर्शन भी किया, अमेरिका के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है और इससे जो IRGC को एक बूस्ट मिल रहा है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, समहाउ जो है ईरान जो है इस बार सक्सेस हो पाया है कि वर्ल्ड समुदाय को बता सके कि उसके साइड से कोई गलती नहीं रहा है। अब ये ईरान का ये कहना है कि मेरा जो डिस्ट्रक्शन अमेरिका के द्वारा किया गया है उसका कॉम्पनसेशन कैसे होगा, क्योंकि ईरान ने तो हमला नहीं किया। इसको लेकर के भी सहानुभूति लग रहा है कि ईरान के पास है। और अमेरिका जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट पे भी जो है वो कब्जा इसीलिए किया गया है ताकि वहाँ पे वो टैक्स ले, ताकि जो भी वहाँ पे रिहेबिलिटेशन वहाँ पे चलाया जा सके। तो बहुत ऐसे इश्यूज है। वर्ल्ड कंट्रीज का ईरान पे प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान का कोई भी ऐसा स्टेप नहीं रहा है जो कि वर्ल्ड को ऐसा लगे कि इस युद्ध में जो है इस बात के साक्षी है। सभी को पता है कि शुरुआत किसने की थी, 28 फरवरी को क्या हुआ था। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।